हाय एवरीवन। तो आज जो है कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकेंड को। कल जो है कवर किए थे प्रैक्टिस सेट जो है फर्स्ट को, और ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्वेश्चंस का फीचर्स देखना, कई फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला फीचर्स ये है कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पिकअप किए गए हैं जिसमें से क्वेश्चंस तो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगा। और मोस्टली क्वेश्चन 99% जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें से जो बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाना वाला, गलत बोल दिया क्या, है ना। तो इसी तरीके के क्या होता है कि एक क्वेश्चन कवर करोगे तो क्वेश्चंस तो समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ दूसरा और आंसर मिल जाएगा। जिससे जैसे कि 50 क्वेश्चंस कर रहे हो तो हम लोग 50 क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक फीचर्स है। प्लस ये सब्जेक्ट वाइज ये पूरा मॉक टेस्ट चल रहा है, और सब्जेक्ट वाइज में स्पेशली चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे ही मॉक टेस्ट को कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज तो है ही है, उसी के साथ उसका चैप्टर वाइज भी है। क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम को शिफ्ट किए गए हैं। हम लोग अब जो है इसको 8 AM को कवर करेंगे मॉर्निंग में। ये जो क्लास है इसको जो है ना शाम को कवर करते थे, लेकिन शाम को जो है SSC का GK का जो है पूरा सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, थ्योरी कवर करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल में ही अपलोड होगा। ठीक है, देखो तो मॉर्निंग में जो है GK सीरीज चलेगा, और शाम को जो है पूरा थ्योरी क्लास कवर होने वाला है। स्टार्ट करेंगे साइंस से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेकेंड प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, चलो फुल एनर्जी के साथ ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ जो कि एक नियोलिथिक सेटलमेंट, ये सिचुएटेड कहाँ पे है, कौन से प्रोविंस है, पाकिस्तान में ही सिचुएटेड है। तो ये एक तो यहाँ से एक पता चल गया। देखो मैं बता रहा था ना कि क्वेश्चंस में भी आंसर है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नियोलिथिक साइट है। साइट के बारे में कवर किए थे, आई थिंक जो है कल जो प्रैक्टिस सेट पहला हुआ था तो उसमें भी बताया था इस बात को कि एक्चुअल में जो स्टोन एज होता है तो इस स्टोन एज को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी जिसको बोले जाते हैं पेलोलिथिक साइड, सेकेंड कैटेगरी जिसको बोलते हैं मेजोलिथिक साइड, और थर्ड कैटेगरी जिसको बोले जाते हैं नियोलिथिक साइड। ठीक है, तो जो पैलोलिथिक साइट है इसमें 99% जो पूरा ह्यूमन का सेटलमेंट है, सेटलमेंट नहीं, जो इंसानों का जो उत्पन्न हुआ है, इंसानों का जो लाइफ है वो पूरा 99% पैलोलिथिक साइट में ही होता है। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल आता है भीमबेटका। अब ये भीमबेटका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में भी है, ये भोपाल में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसी के पास। तो जो भीमबेटका है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भीमबेटका पैलोलिथिक भी साइट है, मेजोलिथिक भी साइट है और नियोलिथिक साइट है। लेकिन ये साइट का मीनिंग क्या होता है, देखो जब मानव का ओरिजिन हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, तो जो पहला फेज आया, जो हिस्ट्री को पहला फेज की तरह कंसीडर करते हैं वो स्टोन एज है। अब जैसे टाइम जो है फ्रेम आगे चले गए, आगे जैसे बढ़ते बढ़ते जो है नेक्स्ट फेज आएगा मेजोलिथिक, और उसी के साथ आएगा नियोलिथिक। तो जो पेलियोलिथिक और जो मेजोलिथिक है ना, पूरा पाषाण काल और जो नव पाषाण काल है, इसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज आएगा उसी ट्रांजिशन फेज को मेजोलिथिक फेज यहाँ पे कंसीडर करते हैं। समझ आ गया इस चीज को। लेकिन जो स्टोन को थोड़ा सा कुछ और फीचर्स बता देते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा कवर करना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में ये सब चीज, है ना। तो देखो जो पैलोलिथिक साइट है, तो पहले बात तो पीपल क्या करते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं। तो ये लोग जब हंटिंग करेंगे तो किसमें करेंगे, अब एनिमल्स का हंटिंग करना है, जानवरों का हंटिंग करना है, तो ऐसा तो नहीं कि हाथ से जो है यहाँ पे हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाथ से नहीं करते थे ये लोग, जो है स्टोन का यूज करते थे, पत्थर का यूज करते थे। अब ये पत्थर का भी फिनोमेना एकदम गजब देखने को मिला यहाँ पे। कैसे, जो पेलोलिथिक साइट है तो पेलोलिथिक साइट में जो स्टोन देखोगे तो बड़े बड़े पत्थर का जो है इस्तेमाल किया करते थे, यूज किया करते थे। बड़े बड़े पत्थर होते थे, और पत्थर उतना ज़्यादा पॉलिश नहीं थे, उतना ज़्यादा धारदार देखने को नहीं मिला। लेकिन यही पत्थर जब स्टोन एज में कवर करेंगे तो इससे एज कम्पेयर टू पैलोलिथिक, तो पैलोलिथिक से जब मेजोलिथिक में आओगे तो स्टोन थोड़ा सा यहाँ पे धारदार होना स्टार्ट किए। जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर का यूज़ कर रहे थे, अब थोड़ा छोटे पत्थर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए मेजोलिथिक में। फिर जब नियोलिथिक साइट में आओगे तो यहाँ पे जो स्टोन को देखोगे, पत्थर को देखोगे तो बहुत ज़्यादा धारदार हो गए। उसी के साथ धारदार होने के साथ जो पॉलिश्ड होता है, और उसी के साथ जो माइक्रोलिथ पत्थर होते हैं, माइक्रोलिथ मतलब होता है स्मॉल पत्थर, छोटे छोटे पत्थर का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे नियोलिथिक साइड आते आते।
और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना नियोलिथिक साइट के बारे में कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए थे नियोलिथिक साइट में। ह्यूमन का जो सेटलमेंट है, इंसानों का एक जगह पर रहना, क्योंकि पहले पेलोलिथिक साइड मेसोलिथिक साइड में एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जा ही रहे थे, घूम ही रहे थे। लेकिन नियोलिथिक एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, खेती किसानी करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। अब खेती किसानी करेंगे तो उसके लिए जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने का टाइम चाहिए, ठीक है। तो 4 महीने अब रुकना पड़ेगा, तो कहाँ पे रुकेंगे, घर बना लेते हैं। तो एक जगह सेटल हो गए, घर बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर एनिमल का डोमेस्टिकेशन, सब ये नियोलिथिक साइट में ही हुआ है। तो मेहरगढ़ एक एग्जाम्पल है नियोलिथिक साइट का, उसी के साथ जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम भी एग्जाम्पल है नियोलिथिक साइट का ही। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका लोकेशंस होता है बलूचिस्तान, ठीक है। थर्ड जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें से कार्बन डेटिंग का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। कार्बन डेटिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कार्बन डेटिंग का अर्थ क्या है। देखो, जो कार्बन डेटिंग है ना, वो डेट को अनुमान लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कहीं पे जो है खनन हो रहा है ना। अब कहीं पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है खनन कर रहे हैं, तो हमें, जैसे कि हड़प्पा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हड़प्पा में जैसे कि कोई खनन हो रहे हैं, जमीन को जो है खुदाई कर रहे हो उसका, तो खुदाई करने के बाद जो है हमें एक डेड बॉडी मिला, ठीक है। हमें जो है एक डेड बॉडी मिला, और डेड बॉडी में स्पेशली जो उसका हड्डी होते हैं ना, वो हमें देखने को मिला। अब देखो, अब डेड बॉडी तो कितना भी पुराना हो, कैसे पता लगाओगे। अब डेड बॉडी किस समय के थे, है ना, तो कौन से टाइम के डेड बॉडी थे, इसको कैसे पता लगाओगे। इसको पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं कार्बन डेटिंग मेथड का। इसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि कार्बन डेटिंग में जो है C14 का यूज करते हैं, और ये C14 एक्चुअल में रेडियो एक्टिव होता है। ध्यान रखना, C14 जो है एक्चुअल में रेडियो एक्टिव होता है, और इसी एक्टिव के थ्रू जो है कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू एज को यहाँ पे पता लगाया जाता है कि कौन से एज में थे। और स्पेशली ये जो है पता लगाया जाता है टाइम पीरियड को कि कितना साल पुराना है। ये जो डेड बॉडी यहाँ पे दफन किए गए थे, है ना, बरियल किए गए थे, तो एक्चुअल में कितना ओल्ड है, कितना पुराना है, इसको यहाँ पे बताने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं। तो पहला है कि पहला ऑप्शन दिए गए हैं कि अ मेथड टू डिटरमाइन द डेंसिटी को यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। जो घनत्व होता है, घनत्व को क्या करोगे जान के, घनत्व से मतलब नहीं होता है हमें, पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड है कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रिमेन ऑफ सल्फर का भी यूज नहीं करते, ठीक है। चट्टान में जो सल्फर और नाइट्रोजन है, इसके लिए अलग प्रोसेस होता है, अलग अगर समझना है तो उसके डिफरेंट प्रोसेस होता है। थर्ड ऑप्शन है कि द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन देम, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। दो फेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करते हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ का जब घर को बनाए जाते थे तो दो पैटर्न हमें देखने को मिला। एक पैटर्न का नाम है यहाँ पे सिटाडेल, और सेकेंड पैटर्न का नाम है यहाँ पे लोअर हाउस, है ना। पूरा जो हड़प्पन साइड में यही पैटर्न था। और ध्यान रखना, जो सीटाडेल है ना, तो सीटाडेल को थोड़ा सा अपर प्लेटफॉर्म में बनाए जाते थे। जैसे कि इस एरिया में अगर जो है लोअर हाउस है ना, ये सपोज करो कि लोअर हाउस है, तो इस तरीके के इसके ऊपर में जो है हमें सीटाडेल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जो है ऊंचा रखे जाते थे। क्यों ऊंचा रखे जाते थे, अब इसका भी कई थ्योरी दिए गए हैं। जैसे कि ऐसा बोले जाते हैं कि जो सीटाडेल है, तो यहाँ पे जितने भी इलाइट पीपल रहे हैं, जो अमीर लोग रहे हैं, वो रहा करते थे, या फिर जो राजा हैं या फिर उसके मंत्री हैं, वो सीटाडेल में रहते थे, और जो कॉमन पीपल हैं, है ना, वो यहाँ पे लोअर हाउस में रहते थे। इस तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा जो वास्तुकला में जो दुर्ग होते हैं, दुर्ग का मतलब सीटाडेल, सीटाडेल मतलब थोड़ा सा अपर प्लेटफॉर्म में ही बनाना। सीटाडेल एक्चुअल कुछ है नहीं, ये एक आर्किटेक्चर है जिसको अपर प्लेटफॉर्म में बनाए जाते थे। अब घर जो है दोनों में सेम बनते थे। लोअर हाउस में भी घर सेम ही बनते थे, सीटाडेल में भी सेम बनते थे। प्लस जो है डिफरेंस बस इतना है इसमें कि जो सीटाडेल है थोड़ा अपर प्लेटफॉर्म में बनाया करते थे, और जो लोअर हाउस है इसको नीचे प्लेटफॉर्म में बनाया करते थे। तो कौन सा जो है सही नहीं है, मतलब इसमें गलत कौन सा है ये बताना है, कौन सा इसमें गलत है। चलो, पहला यहां पे बोले गए हैं कि, एक सेकेंड ना, ठीक है, पहला बोले हैं कि
स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, यहाँ पे जो है सिटाडेल को ये बताया कि गलत है करके, नहीं स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन ये तो सही है, ये तो नहीं आएगा इसमें। फिर इसके बाद ग्रीड बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपल, ये ग्रीड बाथ हो गया। फिर उसके बाद ग्रेन को रखने के लिए कहाँ रखे जाते थे, ये तो सब सिटाडेल में ही रखा करते थे, ठीक है। जितना भी यहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर कर रहे थे और एग्रीकल्चर का ओरिजिन हो गए थे, नियोलिथिक साइड में एग्रीकल्चर हो गए थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो जैसे ही नियोलिथिक का एंड हुआ तो उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन ही तो आए हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को पता थे कि कैसे जो है खेती किसानी करना है, कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है। तो एग्रीकल्चर करोगे तो उससे ग्रेन आएगा, तो ग्रेन को कहाँ पे स्टोर करोगे, अनाज को कहाँ पे स्टोर करोगे, तो ये लोग सिटाडेल में ही स्टोर किया करते थे, अपर हाउस में ही स्टोर किया करते थे। फिर यहाँ पे जो ग्रिड बाथ का लोकेशन देखने को मिला है ये भी सिटाडेल में ही मिला है। ग्रिड बाथ मतलब जहाँ पे जो रिजर्वर की तरह बनाए गए थे, है ना, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जा सके। यहाँ पे जो फायर अल्टर्स भी देखने को मिला है सेरेमोनियल, ये भी सिटाडेल में है। लेकिन जो रिसाइडियल बिल्डिंग है फॉर मासेस, मतलब आम लोगों के लिए आवासीय इमारतें, आम लोगों के लिए जो आवासीय इमारतें बनाए गए थे वो लोअर हाउस में बनाए गए थे, सिटाडेल में नहीं बनाए गए थे। सिटाडेल में जो इलाइट पीपल हैं उसके लिए बनाए गए थे। तो नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो 4 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, बिल्कुल पूरा डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। अगर फॉलो अगर अच्छे तरीके से कर लिए तो जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ कितने कांड्स में यहाँ पे कवर किए गए हैं। जैसे कि देखो ऋग्वेद है, टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है, जिसमें से कुछ रिचुअल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। इसे जो है 1028 हिमंस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, 1028। और जो ऋग्वेद है इसे जो है 10 बुक्स में डिवाइड किए गए हैं और इस 10 बुक्स का नाम क्या रखे गए हैं, मंडलास हैं। 10 बुक्स का नाम यहाँ पे मंडला है। सेम यहाँ पे जो अथर्ववेद है इसको डिवाइड किए गए हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जिसको यहाँ पे कांड से बोल रहे हैं। बस यही लॉजिक है इसमें। बताओ इसमें कितने पार्ट में इसको डिवाइड किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। इसे जो है 20 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 20 बुक्स में डिवाइड किए गए हैं। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो कि जो अथर्ववेद है तो इस जो अथर्ववेद है तो इस अथर्ववेद में अप्रोक्सीमेटली 730 हिमंस हैं, सूत्र हैं, है ना, श्लोक हैं, 730 हिमंस हैं। 20 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किए गए हैं, जिसको हम लोग कांड से यहाँ पे बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास जो है वर्सेस देखने को मिलेगा इसमें, और 2000 के आसपास इसमें मंत्र हैं। ये फैक्ट्स हैं, पता होना चाहिए। सेम जो है सामवेद, ठीक है। तो जो सामवेद है तो सामवेद में एक्चुअली जिस तरीके से ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में हमें रिचुअल्स के बारे में बताए गए हैं, है ना। हिमंस यहाँ पे लिखे गए हैं, सॉन्ग लिखे गए हैं, सॉन्ग तो नहीं लेकिन हिमंस रिचुअल्स बताए गए हैं। लेकिन सामवेद में हमें म्यूजिकल से रिलेटेड फिनोमेना देखने को मिलता है कि राग क्या होता है, किस तरीके से राग होना चाहिए, कौन से ले में कौन से सॉन्ग को यहाँ पे फॉर्म करना है, ये होगा, ठीक है। ये सामवेद में बताए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 5th क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा है वो ब्रॉड गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कहाँ से, मतलब देखो हड़प्पा साइड में ट्रेड हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि इंडिया में हड़प्पन साइट है, सेम जो है मेसोपोटामियन रहे हैं। तो हड़प्पन साइट और मेसोपोटामिया में डायरेक्टली सी रूट से ट्रेड हुआ करते थे वाया लोथल। ये क्वेश्चन आ चुका है, लोथल के जरिए से जो है सी ट्रेड रूट यहाँ पे हुआ करते थे। अब ट्रेड कर रहे हैं तो ये लोग क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे फीचर देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ पे बीड्स मेकिंग हो रहे हैं, टेराकोटा का यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एमुलेट्स का यहाँ पे जो है बना रहे हैं, एमुलेट से बना रहे हैं। तो इन सब को बनाने के लिए तो मटेरियल चाहिए, तो कहीं ना कहीं से जो है यहाँ पे मटेरियल लाया करते थे। सेम जो है यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड कहाँ से लाया करते थे, गोल्ड जो है कहाँ से लाया करते थे ये बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, और अभी जो कर्नाटका एरिया है वहीं से गोल्ड यहाँ पे लाया करते थे। अगला क्वेश्चन है 6 कि ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ, इसको तो अभी बताया हूं, 1028 हो जाएगा इसका। इनाम गांव विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जो इनाम गांव है भारत के किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखना इनाम गांव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इनाम गांव सबसे पहले बात जो चैल्कोलिथिक पीरियड आया था ना, चैल्कोलिथिक। अब ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड में, क्योंकि चैल्कोलिथिक थोड़ा सा इसका एरिया देखोगे, टेरिटोरियल एक्सपांसन देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा है,
तो चैल्कोलिथिक के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का भी ओरिजिनेट हो गए थे। उसी में एक कल्चर का नाम है जोरवे कल्चर, ठीक है, एक कल्चर का नाम है जोरवे कल्चर, और ये जो इनाम गांव है ये जोरवे कल्चर से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र एरिया है वहां से। और जोरवे कल्चर को याद रखना, मोस्टली जो महाराष्ट्र एरिया है वही तक ही डिफाइन है जोरवे कल्चर, ठीक है। उसी के साथ कुछ वेस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का, है ना, तो वहां पे जो है जोरवे कल्चर बेसिकली देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक। चलो, भीमबेटका से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भीमबेटका अ नोटेड साइट ऑफ पैलोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड विच स्टेट। बहुत इजी है, पैलोलिथिक साइट तीनों के फिनोमेना में आता है ना, पैलोलिथिक साइट भी है, मेजोलिथिक साइट भी है और नियोलिथिक भी साइट है। और एक चीज और ये ध्यान रखना कि जो हम लोग पैलोलिथिक पढ़ते हैं ना, पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, उसमें से जो पैलोलिथिक है तो इस पैलोलिथिक को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, अपर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और निवर पैलोलिथिक, या फिर लोअर पैलोलिथिक बोल लो, लोअर पैलोलिथिक, इस तरीके से 3 कैटेगरी में भी डिफाइन किए गए हैं। और जो भीमबेटका ऐसा जिसमें से बहुत ज्यादा हमें केव देखने को मिलेगा, गुफा देखने को मिलेगा, और उसमें जो कलर यूज किए गए हैं मोस्टली जो रेड कलर है उसका यूज किए गए हैं, और रेड कलर के साथ वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स जो है डिपिक्ट किए गए हैं इस भीमबेटका में। जैसे कि कोई एनिमल है तो एनिमल को हंटिंग करते हुए इंसान का चित्र बना दिए हैं, या फिर जो पोट्री मिले हैं तो उसका चित्र बना दिए हैं, या फिर कुछ लैंग्वेज वहां पे लिखे हुए दिखाई देंगे जो कि पूरा यहाँ पे अनडिसिफर हुए हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो इंडस वैली सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको जो है प्री हिस्ट्री के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। इसको जो है प्रोटो हिस्ट्री भी बोले जाते हैं, ध्यान रखना। इसको जो है इंडस वैली सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको प्री हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। और स्पेशली प्री हिस्ट्री तो चलो पैलोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक उस साइड को बोलेंगे, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको जो है प्रोटो हिस्ट्री बोले जाते हैं, स्पेशली इसको प्रोटो हिस्ट्री बोले जाते हैं। इसलिए प्रोटो हिस्ट्री बोले जाते हैं क्योंकि इसमें जितना भी यहाँ पे राइटिंग लिखे गए हैं ना वो पूरा यहाँ पे अनडिसिफर है, अभी तक जो है डिसिफर नहीं कर पाए, अभी तक समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लिखते क्या थे। और उनका राइटिंग पैटर्न भी ऐसे देखोगे तो सबसे पहले बात वो लोग लिखते थे लेफ्ट से राइट लिखते थे, और लेफ्ट से राइट लिखने के साथ साथ यहाँ पे डायग्राम का यूज किया करते थे। जैसे कि हम लोग अल्फाबेट का यूज करते हैं लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम लिखा हूं तो अल्फाबेट का यूज किया हूँ, सेम वो लोग जो है डायग्राम पिक्चर बना रहे हैं, कहीं पे फिश का पिक्चर बना रहे हैं, कहीं पे एनिमल का पिक्चर बना रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर यहाँ पे फॉर्म किया करते थे। तो भीमबेटका से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, 4th ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज कंसिडर एज अ मदर ऑफ ऑल इंडियन स्क्रिप्ट, सॉरी मदर नहीं, मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से किस लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है, कौन सा लिपि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट हो जाएगा। बाकी जितना भी देवनागरी स्क्रिप्ट हो गया, बंगाली स्क्रिप्ट हो गया, तमिल स्क्रिप्ट है, मलयालम स्क्रिप्ट है, उसमें से जो सबसे जो मॉडर्न स्क्रिप्ट माने जाते हैं वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट बाथ फाउंड। ये तो क्वेश्चन में ही कवर किए हैं, जब ऑप्शंस बता रहा था ना, तो अगर ठीक से कवर किए होंगे तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा। कहाँ, अच्छा पहले ये बताओ कि जो ग्रेट बाथ देखने को मिला है ये सीटाडेल में मिला है या फिर लोअर टाउन में मिला है। हाँ, तो ये जो है सीटाडेल में मिला है, लोअर टाउन में नहीं देखने को मिला है। चलो यहाँ पे जो साइट्स हैं जो ग्रेट बाथ हैं कहाँ देखने को मिले हैं, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। अब देखो यहाँ पे जितना भी जितना भी यहाँ पे लोकेशन दिए गए सब इंडस वैली सिविलाइजेशंस की ही लोकेशंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जैसे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो का लोकेशन देखोगे तो ये इंडस रिवर के पास बसा हुआ है, इंडस रिवर के पास बसा हुआ है, ध्यान रखना है। उसी के साथ लोथल एट प्रेजेंट जो गुजरात है, तो गुजरात में है लोकेशंस इसका। जो कालीबंगन है ना, तो कालीबंगन में एक फीचर जानना कि जो प्लव फील्ड है, जो खेती करते हैं तो जुताई करते हैं ना खेत में, तो उसका हमें साक्ष्य देखने को मिला है, एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगन से। उसी के साथ जो फायर अल्टस है, जो हवन कुंड बोलते हैं, उसका भी साक्ष्य हमें
कालीबंगन से ही मिला है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते चले जाना है ना, बड़े आसानी से कवर हो जाएगा ये सब चीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहीं पे मिला है मोहनजोदड़ो में, जिसे 1921 में डिस्कवर किए गए थे। अब किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे थोड़ा सा कमेंट में बताना, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है इसको किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे। 11 क्वेश्चन है कि विच डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ 2 की साइट्स ऑफ इंडस वैली इन 1920s। आर्कियोलॉजिकल, यहाँ पे ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ऐसा विभाग जिसके द्वारा जितना भी प्राचीनतम जो सभ्यता है उसको खनन किए जाते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं, उसके बारे में पता लगाए जाते हैं। तो इस विभाग में एक पोस्ट का नाम है डायरेक्टर जनरल। अब यही डायरेक्टर जनरल है जिसके द्वारा यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं 2 साइट्स को। अब 2 साइट्स कौन कौन से हैं उसको कवर अभी बताता हूं, लेकिन यहाँ पे किसके द्वारा डिस्कवर किए गए हैं इन 1920s में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन व्हीलर, ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर, है ना। 4 इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 साइट्स का यहाँ पे डिस्कवर किए गए थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन साइट का। समझ आ रहा है क्या? चलो एक सेकेंड, इसमें मिस्टेक हो रहा है क्या, 1920s पूछे गए हैं ना, तो 1920s में ये थोड़ा ना आएगा। इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा जॉन हुबर्ट मार्शल। मार्शल है एक्चुअल में, ठीक है, JH मार्शल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है विच डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसके द्वारा एक्चुअली एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट का नाम है। इसका मेन पर्पस है कि जितना भी प्राचीनतम सभ्यता है, जितना भी प्राचीन से रिलेटेड है ना, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी सभ्यता है उसको डिस्कवर करने का काम यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को डिस्कवर किए गए हैं, चैल्कोलिथिक साइट को डिस्कवर किए गए हैं। तो इस तरीके से जो है एविडेंस प्राप्त करना ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें से एक पोस्ट का नाम है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल। तो विच डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ 2 की साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1920s। अब ये 2 की साइट से बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये हड़प्पा का बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशंस, और एक का यहाँ पे बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। ये दोनों साइट्स का यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1921 में ही इन दोनों साइट्स का यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं जॉन हुबर्ट मार्शल के द्वारा। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन स्पेशली देखोगे तो मोहनजोदड़ो को जो है डिस्कवर किए गए हैं RD बनर्जी के द्वारा, ठीक है, और जो हड़प्पा है इसको डिस्कवर किए गए दयाराम साहनी के द्वारा। इस चीज को याद रखोगे, जो हड़प्पा है इसको डिस्कवर किए गए हैं साहनी के द्वारा, और जो मोहनजोदड़ो है इसको डिस्कवर किए गए हैं RD बनर्जी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। 12 क्वेश्चन है कि विच ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज इन दी 1940s दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रेदर देन मैकेनिकली एक्सकेवेटेड इन अलोंग अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। किस ब्रिटिश पुरातत्वविद है, इन्होंने 1940s के दशक में पहचाना था कि टीलों को एक समान क्षैतिज रेखा के साथ यांत्रिक रूप से खोदने के बजाय हमें जो है इस तरीके का यहाँ पे पालन किया जाना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर देखो अगर हम लोग खनन कर रहे हैं, अब खनन करेंगे तो इस तरीके के स्मॉल पैचेस को अगर खनन करोगे, और इस तरीके है ना, ये लैंड है, अब इसको खनन करना है, तो अगर इसी तरीके से खनन करते करते जाओगे तो जो इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस मिलेगा वो तो यहाँ पे छूट जाएगा, और खनन करोगे तो उसका डैमेज होने का भी यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा थे, है ना, अगर इस तरीके से खनन करोगे तो। लेकिन इसके द्वारा स्ट्रेटिग्राफी में बोले गए हैं कि एक लेयर वाइज यहाँ पे खनन करो, ठीक है, इस तरीके से जो क्षैतिज तरीके के हॉरिजॉन्टली तरीके से हम लोग जो खनन कर रहे हैं उसको मत करो। अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जितना भी एविडेंसेस मिलेगा, जितना भी साक्ष्य देखने को मिलेगा, सब डैमेज हो जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटिव मतलब लेयर वाइज अगर खनन करते हैं, तो जब लेयर वाइज इसको खनन करेंगे तो वहां से जितना भी डैमेजेस हो रहे हैं तो डैमेजेस का मिनिमम हो जाएगा, डैमेजेस वहीं नहीं हो पाएंगे, नहीं होगा डैमेजेस। तो कौन सा ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है जिसके द्वारा ये बोले गए थे,
ठीक है, इस जो है सुझाव को यहाँ पे दिए गए थे। तो बताओ कौन सा ब्रिटिश है? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, R.E.M. व्हीलर, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं उस समय 1940s में, और उसके द्वारा ये बोले गए थे। ठीक है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, देखो ये तो अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे पर्सन हैं, रेलवे बना रहे हैं। अब रेलवे के लिए जो है ईंट भी ला रहे हैं। अब ईंट कहाँ से ला रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन इसको जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे उस समय। अगर चाहते तो ये इसके द्वारा ही डिस्कवर किए जा सकते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि उस समय जब ईंट देखने को मिला है, पूरा यहाँ पे पक्का वाला ईंट देखने को मिला है, मड ब्रिक्स देखने को नहीं मिला है वहाँ पे। ठीक है, जो एट प्रेजेंट जो घर में यूज करते हैं ना, सिमिलरिटी उसी तरीके से जो है वीट देखने को, सॉरी ईंट देखने को वहाँ पे मिला है। तो चाहते तो ये ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे आइडियोलॉजिकली या फिर माइंड लगा सकते थे कि हमें इतना ज़्यादा ईंट एक्चुअल में मिल कहाँ से रहा है, और वो भी पक्का ईंट मिल रहे हैं। लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी जो है डायरेक्टर जनरल रहे हैं ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट वेद अमॉन्ग और फुल? ये तो पता है, ठीक है, ऋग्वेद। इसमें 4 वेद हैं, उसमें से जो ऋग्वेद है सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैड अ डॉकयार्ड? डॉकयार्ड मतलब यहाँ पे होता है गोदी, यहाँ पे बोल रहे हैं। डॉकयार्ड का सिंपल सा मीनिंग है कि जहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेड कर रहे हैं या फिर शिप जहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब कहाँ पे होगा? कोस्टल एरिया में, समुद्र के तट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। अब ये देख लो कि कौन सा एरिया यहाँ पे जो कि पूरे समुद्र के तट में बसा हुआ है। जैसे कि मोहनजोदड़ो है। अब ये मोहनजोदड़ो तो एट प्रेजेंट जो इंडस रिवर है वहाँ पे इसका सिचुएटेड है। हड़प्पा को याद रखना, जो हड़प्पा है ये रवि रिवर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो मेहरगढ़, देखो मेहरगढ़ तो नियोलिथिक साइट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, घर बनाना, ये सब फेनोमेना देखने को मिला है। फिर उसके बाद जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो कि एक लेट हड़प्पा साइट है, और लोथल में ही हमें डॉकयार्ड के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, प्लस ये इंडस्ट्रियल सेंटर भी रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। कौन? लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? कौन से एंशिएंट साइट है जो कि इंडिया में सिचुएटेड नहीं है? बताओ तो। इनाम गांव है, देखो इनाम गांव कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, ये तो इंडिया में लोकेटेड है। हल्लूर हो गया, हुंजगी हो गया, सब इंडिया में लोकेटेड है। लेकिन मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, जो बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया ना, वहीं पे लोकेटेड है मेहरगढ़। ये नियोलिथिक साइट है, ये जो है नियोलिथिक साइट है। इनाम गांव जो कि एक चैल्कोलिथिक कल्चर में जो है जोरवे कल्चर होता है, वहां से बिलोंग करते हैं। 16, विच वैदिक आर्यंस लिव इन एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु? जहाँ पे 7 जो रिवर है उसका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है। विच मीन्स एरिया ड्रेन बाई, देखो वही बताया गया है कि वन ऑफ द अमॉन्ग द 7 रिवर, वन ऑफ द अमॉन्ग द 7 इज अ झेलम, व्हाट वाज इट एंशिएंट नेम? सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाए गए हैं, क्वेश्चंस को घुमाए गए हैं। एक्चुअल में जो यहाँ पे आंसर पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में वो है झेलम रिवर का प्राचीन नाम क्या है? क्योंकि उस समय जैसे कि चेनाब रिवर है, सरस्वती हो गया है ना, उसी के साथ रवि रिवर है, ब्यास रिवर है, तो ये सब क्या है? प्राचीनतम रिवर है। उसमें से एक रिवर का नाम यहाँ पे झेलम रिवर दिए गए हैं, उसका प्राचीनतम नाम क्या है? बताओ, प्राचीनतम नाम क्या हो जाएगा उसका? देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्राचीनतम नाम याद रखना, जैसे कि रवि रिवर। अभी तो हम लोग रवि रिवर बोलते हैं, लेकिन इसे जो है एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में इसको पुरुषनी रिवर के नाम से जाने जाते थे। पुरुषनी रिवर हो गया। सेम आता है एक रिवर चेनाब। ये जो चेनाब रिवर है इसको प्राचीनतम नाम में अक्षिनी के नाम से जाने जाते थे, चेनाब रिवर को अक्षिनी के नाम से। उसके बाद एक रिवर है ब्यास रिवर। ये जो ब्यास रिवर है इसको विपास के नाम से जाने जाते थे। और झेलम रिवर हो गया, ये झेलम रिवर को जो है वितास्ता के नाम से जाने जाते थे। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं झेलम के रेस्पेक्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वितास्ता। ठीक है, 4th इज द राइट आंसर। 17 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अभी जो है बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं SSC। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिले हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशंस को कवर करते हैं तो उसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम एक फीचर देखने को मिला है। हाउस जो स्टाइल देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल है।
हर घरों में जो है अपने लिए एक कुआं देखने को मिलेगा, वेल देखने को मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज्यादा वहां पे फीचर्स रहे हैं। उसी में से वन ऑफ द फीचर्स है ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या बोले हैं कि इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज द हाउस हैड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आउटसाइड। ओपन ड्रेनेज सिस्टम, ये गलत है। देखो वो लोग जो है ड्रेनेज सिस्टम भी बनाते थे तो उसके ऊपर जो है इस तरीके से ढक्कन टाइप के कुछ ढक दिया करते थे, ठीक है, उसको पैक कर देते थे, क्योंकि उन लोग को समझ आते थे, समझते थे कि सैनिटेशन का वैल्यू क्या होता है। और यही हम लोग अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को पूरे इस तरीके से ढक रहे हो मतलब थोड़ा सैनिटेशन रहते होंगे। तो यहाँ पे मतलब ढक के रखते थे, लेकिन यहाँ पे तो ओपन लिखा हुआ है, गलत हो गया ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज्ड टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन लोकेटेड आउटसाइड द हाउस एंड गो इनटू द मेन अंडरग्राउंड बेसिन। इसमें क्या होता था कि देखो ये ड्रेनेज है और यहाँ से पानी जा रहा है, लेकिन जब पानी जहाँ पे मिलना होता था या फिर जो वेस्टेज जो है जहाँ पे जैसे कि रिवर हो गया या फिर कहीं पे भी इसको जो है स्टोर करके रखते होंगे, तो जैसे ही सपोज करो ये तालाब हो गया या फिर रिवर हो गया, ये जो ड्रेन आउट हो रहा है, जो नाली है, तो नाली से पानी जो है यहाँ पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ना एक जाली टाइप के जो है कुछ जो है जाली टाइप के बना दिया करते थे। अब ये जाली टाइप के इसलिए बनाते थे जिसमें से जितना भी वेस्टेज है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर जो मोटा या फिर बड़े बड़े जितना भी वेस्टेज है वो यहाँ पे रुक जाएगा और जो केवल जो वाटर है, जो पानी है, वही यहाँ पे जा पाएंगे। ये फैसिलिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला रॉन्ग है, सेकेंड जो है करेक्ट है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड, कि स्टेटमेंट सेकंड इस बस यहाँ पे सत्य है, बाकी सब रॉन्ग है। चलो 18 क्वेश्चन, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट इन वार। एलिफेंट इन वार में यूज किए गए थे, मतलब लड़ रहे थे, क्योंकि जैसे ही वैदिक एज इंड होगा, वैदिक एज के बाद यहाँ पे जनपद का इस्टेब्लिश होना स्टार्ट करेंगे, है ना। जनपद के बाद यहाँ पे महाजनपद का इस्टेब्लिश होना स्टार्ट करेंगे। जनपद महाजनपद मतलब एक टेरिटोरियल एक्सपांसन, मतलब राजा रजवाड़े का जो है यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे 16 महाजनपद रहे हैं। अब 16 महाजनपद आपस में जो है लड़ाई करेंगे, लड़ाई क्योंकि अपने टेरिटरी को एक्सपांसन करना है इसीलिए लड़ाई करेंगे। अब 16 महाजनपद में जो है 4 महाजनपद बचेगा और 4 महाजनपद में अल्टीमेटली एक महाजनपद बचेगा जिसका नाम है यहाँ पे मगध। लास्ट में मगध डायनेस्टी यहाँ पे आएगा और ये मगध डायनेस्टी में भी डिफरेंट रूलर्स आएंगे, डिफरेंट डायनेस्टी आएगा, चाहे वो हरण्यका डायनेस्टी हो, चाहे मौर्यन डायनेस्टी हो, इस तरीके से। तो जो ऐसा किंगडम का नाम यहाँ पे बताना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं पूरा महाजनपद का ही नाम दिए गए हैं, चाहे कोसल हो, है ना, मगध हो, चंपा हो, अवंती हो, सब महाजनपद के ही नाम है। लेकिन ये दोनों आपस में लड़ते थे, आपस में जो है लड़ाई करते थे, और उसमें से जो एलिफेंट का यूज किया करते थे वो कौन सा है, चलो बताओ कौन सा जो है एलिफेंट का लोग यूज किया करते थे, वो मगध है। और मगध का एरिया अगर देखोगे ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रहे हैं, क्योंकि 16 महाजनपद में से मगध का ही यहाँ पे इमरजेंस हुआ। क्यों इमरजेंस हुआ? क्योंकि ये वाला एरिया को देखोगे ना, मगध वाले एरिया को, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगे, एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगे तो इनकम ज़्यादा आएगा, इनकम ज़्यादा आएंगे तो बहुत ज़्यादा जितना भी इक्विपमेंट है उसमें मनी लगा पाएंगे। प्लस जो मगध वाले एरिया है उसमें जो मिनरल्स है बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कई यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रहे हैं मगध, इसलिए अपने को टोटल 16 महाजनपद में से अपने को ही यहाँ पे बचा के रख पाए, अपने को ही यहाँ पे सर्वाइव रख पाए। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। 19 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। एक हुआ था बुद्धिज्म, एक थे जैनिज्म, और दोनों का टाइम फ्रेम जो है बिल्कुल सेम चल रहे थे। इनफैक्ट मैं 3 को यहाँ पे बोलूंगा। देखो, एक है महाजनपद, एक है जैनिज्म, और उसी के साथ एक है यहाँ पे बुद्धिज्म। इन तीनों का टाइम फ्रेम देखोगे तो पैरेलली रहे हैं। अगर कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि पूछ लिया जाए कि महाजनपद और बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म कंटेम्प्रेरी रहे हैं क्या, मतलब एक साथ टाइम फ्रेम रहे हैं क्या, तो हाँ बोलना, ठीक है, वो करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों एक ही टाइम फ्रेम में ही रन हो रहे थे। अब इसमें से बताया गया है कि जैनिज्म का कौन सा फंडामेंटल यहाँ पे प्रिंसिपल है। इसका भी 3 ज्वेल्स हैं, जैसे कि नवरत्न बोलते हैं ना, उसी तरीके से जैनिज्म में भी 3 ज्वेल्स हैं, बुद्धिज्म में भी 3 ज्वेलर्स हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इसका जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल रहे हैं।
इनफैक्ट नॉन वायलेंस में ये भी बोले गए हैं जैनिज्म में कि हमें एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं करना है, मतलब खेत को यहाँ पे जुताई नहीं करना है। क्यों हम लोग हल नहीं चला सकते वहाँ पे? क्योंकि जब हल चलाएंगे तो उसमें जितना भी कीटाणु है या फिर जितना भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, उसका भी यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली जैनिज्म के अगेंस्ट है। यहाँ तक भी एक्सट्रीमिज्म में जाते थे जैनिज्म। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है कि द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा इसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड याद रखना, जाटका। जाटका क्या होता है? जाटका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। पहले बात, जो गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस लाइफ है उसको एक स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पे बताए गए हैं, उसका नाम है जाटका। सेम यहाँ पे जो लॉर्ड महावीरा का टीचिंग है, जो भी उसके द्वारा पढ़ाए गए हैं, तो उसको कंपाइल किए गए हैं। क्या बोले जाते हैं उसको? कंपाइल किए गए हैं उसको अंग सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अंग सूत्र बोले जाते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 21 कि हाउ मेनी ग्रेट पावर, जो महाजनपद हैं, एग्जिस्ट इन 17। इसको तो बता ही दिया हूं कि उस समय कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो ए ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट दैट एग्जिस्ट इन 7 एंड अर्ली 16th सेंचुरी इन BC इन इंडिया। देखो, अगर महाजनपद का अगर बात करोगे ना, तो उसमें जो किंग का अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, तो ये 2 तरीके के होते हैं, और 2 तरीके के ही हमें स्टेट प्रोबेबली देखने को मिला है 16 महाजनपद में, 16 महाजनपद में। एक ऐसे यहाँ पे स्टेट होते हैं जिसको यहाँ पे इलेक्ट किए जाते थे, जैसे कि वहाँ का कोई किंग बनेगा, कोई रूलर बनेंगे तो इलेक्ट किए जाएंगे। जैसे कि अभी इलेक्शंस होता है ना, वैसे तरीके के वहाँ पे इलेक्शंस होते थे। मतलब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो कि नॉर्मली मोनार्कियल थे। मोनार्कियल का मतलब है कि जैसे कि फादर यहाँ पे रूल कर रहे थे, उसके बाद उसका सन रूल करेगा, उसके बाद उसका सन रूल करेंगे, इस तरीके के रूल किया करते थे। तो 2 तरीके के यहाँ पे शासन हुआ करते थे महाजनपद में, एक इलेक्टेड वाला और नेक्स्ट जो है मोनार्कियल। तो इसमें से वही पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है कि जिसमें से जो है मोनार्कियल स्टेट नहीं है, मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट हुआ करते थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वैशाली। बाकी कौशल हो गया, अवंती हो गया, मगध हो गया, ये सब जो है मोनार्कियल फॉर्म होते थे। लेकिन वैशाली जो है ऐसा स्टेट रहे हैं उस समय जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा करते थे। 23 क्वेश्चन है जो कि रूलर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो अजात शत्रु है ये रूलर रहे हैं हरण्यका डायनेस्टी का, जो कि किसका सन है? देखो, हरण्यका डायनेस्टी एक नाम है, हरण्यका डायनेस्टी के बाद मौर्यन डायनेस्टी आएगा, है ना। और भी डायनेस्टी यहाँ पे, हर डायनेस्टी को कवर करेंगे, लेकिन एक डायनेस्टी जो कि मगध एरिया में रूल किए गए थे वो हरण्यका डायनेस्टी है। अब उस हरण्यका डायनेस्टी में एक रूलर है, उस रूलर का नाम है यहाँ पे अजात शत्रु। अब ये अजात शत्रु किसके सन है, मतलब इसका फादर कौन है बताओ? 23 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिंबिसार। बिंबिसार के पहले भी, और बिंबिसार उसके बाद उदयन भी अगर देखोगे तो उदयन के द्वारा तो स्पेशली जो अपना कैपिटल है उसका शिफ्ट किए गए थे, उदयन ही शिफ्ट किए गए थे। तो जो अजात शत्रु हैं हरण्यका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो बिंबिसार हैं ये भी हरण्यका डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। सबको थोड़ा सा इंटरलिंक करना है। 24 है कि द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हरण्यका डायनेस्टी, मतलब फर्स्ट रूलर सीधे से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हरण्यका डायनेस्टी इसको फाउंड किसके द्वारा किए गए थे? बताओ तो किसके द्वारा किए गए थे इसको? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हरण्यका डायनेस्टी का, वो है बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार के द्वारा ही यहाँ पे जो है हरण्यका डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किए गए थे। रफली जो 493 BC है ना, और हाँ 493 BC से 462 BC तक ही यहाँ पे रफली इसका टाइम फ्रेम रहेगा हरण्यका डायनेस्टी का। इसके बाद जो है हरण्यका डायनेस्टी का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर अनदर डायनेस्टी यहाँ पे रूल किए जाएंगे। तो जो हरण्यका डायनेस्टी है इसको इस्टेब्लिश किए गए थे बिंबिसार, और बिंबिसार का सन है अजातशत्रु। और ऐसा भी बोले जाते हैं कि अजातशत्रु बिंबिसार का कत्ल कर दिए थे, फिर रूलर में आए, मतलब रूल किए गए थे इस तरीके से। 25 क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर 14th सेंचुरी, क्योंकि मगध जो कैपिटल बनाए गए थे और मगध डायनेस्टी में स्पेशली, तो जैसे ही अलग अलग रूलर आएगा तो उसके द्वारा शिफ्ट किए जाएंगे, अपना जो हेड क्वार्टर, अपना जो राजधानी है उसको शिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहले राजधानी रहे हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनाए गए थे वो कौन सा है, ये क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे
पूछे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी। जो मगध का कैपिटल रहे हैं पहले, है ना, इनिशियल फेज में, वो राजगिरी रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। जीके सीरीज में सेकंड, क्योंकि टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चंस का ही यहाँ पे सेट आ रहे हैं, बाकी पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं, है ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल भी कवर करते आ रहे हैं, फैक्चुअल भी कवर आ रहे हैं। जिस तरीके से एसएससी का पैटर्न है उसी को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, प्लस नोटिफिकेशन, हर चीज जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।